हेलो प्यारे दोस्त, कैसे हो आप लोग? कैसा चल रहा है आप लोग का लॉकडाउन 4? तो दोस्त, ये लॉकडाउन में हम लोग इस चैप्टर को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं और कंप्लीट करने के बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो आज हम लोग एक टॉपिक आईआईटी एडवांस के बारे में पढ़ेंगे, जो आईआईटी एडवांस में इस टॉपिक से पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। तो दोस्त, सबसे पहली बात ये बता दें कि इस टॉपिक में क्या पढ़ना है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वॉलेटाइल इमिसिबल लिक्विड। अभी तक हम लोग जितने भी सॉल्यूशन पढ़े हैं, दोनों लिक्विड मिसिबल हो, भले वो वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल उसमें अलग बात है, बट दोनों आपस में मिक्स हुआ करता था। बट इस टॉपिक में हम लोग दोनों लिक्विड वॉलेटाइल है, मतलब दोनों लिक्विड की वेपर बनेगी, बट दोनों लिक्विड इमिसिबल आपस में नहीं मिलेंगे। तो ऐसे लिक्विड के बारे में हम लोग पढ़ना है। तो यहां पर दो केस पढ़ेंगे। केस 1, पहला केस ये है, एक कंटेनर में दो लिक्विड है, लिक्विड ए लिक्विड ए है आपके पास यहां पे, और उसके ऊपर लिक्विड भी है। जब दोनों आपस में मिक्स नहीं होंगे तो दोनों लेयर बना देंगे। जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर आ जाएगा और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे रह जाएगा। अब आपसे कोई पूछे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? अब देख दोस्त, ए की वेपर तो बनेगी नहीं। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि अपर मोस्ट लेयर पे सिर्फ और सिर्फ अब क्या है? बी है। क्यों बी है? क्योंकि डेंसिटी बी की डेंसिटी कम है ए से। बी की डेंसिटी कम है ए से, तो बी ऊपर आ जाएगा और सिर्फ किसकी वेपर बनेगी? बी की। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? किसके बराबर हो जाएगा? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी। ठीक है, ये आपका लिक्विड ए है और ये आपका लिक्विड बी है। एक बार मैं फिर से बता दूं आपको, जो पहला केस में हमने क्या किया, दो लिक्विड लिया, दोनों जिसकी डेंसिटी यदि इमिसिबल है तो दोनों लेयर बना देगी। जिसकी डेंसिटी कम रहेगी वो ऊपर चला जाएगा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे चला जाएगा। तो जो ऊपर, जो अपर मोस्ट लेयर पे जो लिक्विड रहेगी वही लिक्विड सिर्फ और सिर्फ वेपर फेज में जाएगा, और उस समय वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यानी वेपर प्रेशर इन कंटेनर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड विच इज अबव। जो ऊपर है उसी के वेपर प्रेशर के बराबर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा। ठीक है, किसी को डाउट नोट कीजिए, फिर अगला केस पढ़ेंगे। हाँ, पहला केस हम लोग ने देखा जब दो इमिसिबल लिक्विड सिंपली रखा हो तब। अब दो इमिसिबल लिक्विड के साथ क्या किया गया है? एक स्टैंडर लगाकर उसे घुमाया जा रहा है, उसे मिलाया जा रहा है। तब पर भी ये सॉल्यूशन कैसा रहेगा? हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन ही रहेगा। हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन ही रहेगा। ठीक, तो हमने इसे जब स्टैंडर की मदद से घुमा रहे हैं, मिला रहे हैं, तो ये आपस में मिक्स होंगे। अब वेपर, दोनों का वेपर फॉर्म होगा, दोनों के वेपर मॉलिक्यूल्स ऊपर रहेंगे, दोनों के वेपर मॉलिक्यूल्स ऊपर रहेंगे। ठीक, तो मोल फ्रैक्शन, क्योंकि हम लोग जानते हैं यदि आपसे कोई पूछ दे जो 4A के लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड गैस ए
या लिक्विड ए इन वेपर फेज। तो उस समय हम लोग जानते हैं जब लिक्विड और गैस के बीच रिलेशन निकालना हो तो कुछ नहीं करना है, रॉल्स लॉ इक्वल टू डाल्टन लॉ। रॉल्स ने क्या बोला था, पी नॉट ए जाई ए इक्वल टू पी टी इंटू वाई ए। वाई ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए इन वेपर फेज। वेपर फेज में जो लिक्विड ए की मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। तो यार ये हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन के लिए मोल फ्रैक्शन डिफाइन नहीं किया जाता है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए या फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बट आप पूछिएगा जो सर यहाँ पे YA1 क्यों नहीं होगा, क्योंकि गैस हमेशा मिसिबल होते हैं, कोई भी दो गैस हमेशा मिसिबल होते हैं, तो गैस के लिए कुछ ना कुछ मोल फ्रैक्शन होगा, ये होमोजेनियस सॉल्यूशन बनेगा। बट इन लिक्विड फेज इट फॉर्म हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। और हम लोग को पता है कि मोल फ्रैक्शन हम लोग सिर्फ और सिर्फ होमोजीनियस मिक्सचर के लिए डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो यानी कि आपका YA इक्वल टू क्या हो जाएगा, P नॉट A बाई PT, P नॉट A बाई PT। उसी तरह से 4B B के लिए फिर से जब हमें लिक्विड और गैस फेज के बीच रिलेशन निकालना है तो क्या करोगे, रॉल्स लॉ इक्वल टू डाल्टन लॉ, और रॉल्स लॉ बोला था पी नॉट बी जाई बी इक्वल टू डाल्टन क्या बोला था, पी टी वाई बी, ठीक है। तो फिर से पी नॉट बी इक्वल टू पी टी वाई बी, ये आपका रिलेशन आएगा। किसी को यहां तक तकलीफ है, आगे बढ़े, नोट कीजिए, अब क्वेश्चन करेंगे। एक बार मैं फिर से इसे बता दूं, जब हमने स्टैंडर्ड लगाया तब ये दोनों मिल रहे हैं बट हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन बना रहे हैं, और हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन के लिए मोल फ्रैक्शन डिफाइन नहीं किया गया है, इसीलिए दोनों की मोल फ्रैक्शन 1 के बराबर होगा। बट इन गैस फेज में ये होमोजीनियस मिक्सचर बनेंगे और होमोजीनियस मिक्सचर के लिए मोल फ्रैक्शन डिफाइन होगा, और तब हम यहां से मोल फ्रैक्शन इन गैसियस फेज निकाल सकते हैं। नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके बारे में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में है एक सॉल्यूशन में दो इमिसिबल लिक्विड है A एंड B, और A का मोलर मास 40 है और B का मोलर मास 120 है, और इसकी वेपर प्रेशर 2:3 के रेशियो में दिया हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है मास ऑफ A एंड B इन वेपर एबव द मिक्सर, यानी वेपर फॉर्म में मास कितना कितना है। तो हम लोग ने जब इमिसिबल लिक्विड के लिए पढ़ा है, तो इमिसिबल लिक्विड ये मिक्स हो रहे हैं, तो तब तो इसकी कुछ वेपर प्रेशर दोनों की आई है, तो केस 2 वैलिड है। यहाँ पे दोनों का वेपर प्रेशर है, मतलब केस 2 वैलिड है। और केस 2 के लिए हम लोग पढ़े हैं P नॉट A इक्वल टू पी टी वाई ए बाई P नॉट B इक्वल टू पी टी वाई बी। तो यहां पे आपको PT विल बी कैंसिल आउट, ठीक है। अब P नॉट A बाय P नॉट B आपको दिया हुआ है, वेपर प्रेशर दिया हुआ है आपको कितना, 2:3, 2/3 इक्वल टू YA बाय YB। हम लोग को पता है मोल फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होता है, मोल बाय टोटल मोल, मोल बाय टोटल मोल, यानी कि मोल A बाय टोटल मोल बाय मोल B बाय टोटल मोल।
ये इसके लिए लिख सकते हैं, टोटल मोल विल कैंसिल आउट, तो हम इसे 2/3 इक्वल टू NA/NB भी लिख सकते हैं। ठीक है, मोल आ गया, तो मोल से मास निकालने के लिए क्या होगा, मास ऑफ A बाय मास ऑफ B इक्वल टू 2 इंटू A का मास कितना है 40 बाय 3 इंटू 120 मीन दैट 80 बाय 360. It will be cancel out and answer will be 2/9 equal to 2:9. आई बात समझ में? इसमें आपसे मास पूछा जा रहा है, तो यार केस 2 वैलिड है क्योंकि दोनों की वेपर प्रेशर आई, मतलब वहां पर मिक्स किया जा रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन में दिया रहेगा विथ द हेल्प ऑफ स्टाइलर, इस टाइप का दिया रहेगा, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हूं। ठीक है ना, नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब हम लोग आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करेंगे। आइडियल सॉल्यूशन किसे कहेंगे और नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसे कहेंगे, इसे डिवाइड करने के लिए, इसे डिसाइड करने के लिए 2-3 पॉइंट हम लोग को देखना है। सबसे पहला पॉइंट होता है इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, मींस दैट सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स भी हैं, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स भी हैं, और दोनों जब मिल जाते हैं सॉल्यूशन में तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन होता है। जैसे सिर्फ और सिर्फ यदि प्योर सॉल्यूट लिया जाए तो प्योर सॉल्यूट के टर्म्स में भी इसके दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन रहेगा। ठीक है, या प्योर सॉल्वेंट लिया जाए तो इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में भी इंटरेक्शन रहता है, दोनों के बीच में, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। ठीक है, अब जब सॉल्यूशन बना, दोनों मिक्स हो गए, तो A एंड B के बीच में, यानी सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएंगे, और ये फैक्टर डिपेंड करेगा जो ये कब आइडियल कहलाएगा, कब नॉन आइडियल कहलाता है। तो दोस्त मैं यहां पे रफ में बात कर दूं, यदि A का इंटरेक्शन B का इंटरेक्शन इक्वल हो और A और B का भी इंटरेक्शन इक्वल हो, तो मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यदि हमेशा बराबर है तब तो आइडियल कहलाएगा। मीन दैट, फिर से समझिएगा एक बार, A का इंटरेक्शन, B मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन और AB मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन, तीनों का तीनों इंटरेक्शन में यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर हो, किसी में ना तो ज्यादा फोर्स हो ना तो कम फोर्स हो, तीनों केस में यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर हो तो उसे आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे, अन्यथा आइडियल सॉल्यूशन नहीं कहते। पहला बेसिस क्लियर है, पहला बेसिस क्या है, इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, दूसरा हटा दो, नोट कर लीजिए, दूसरा फैक्टर जिसपे हम लोग डिसाइड करते हैं ये आइडियल सॉल्यूशन या नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, ये कौन सा है, रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ ने बोला था पार्शियल प्रेशर ऑफ अ सब्सटेंस इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो हम लोग ने पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट कैसे किया था, P0A जाए A प्लस P0B जाए B। ठीक है, और बट ऑब्जर्व किस हेल्प से कर सकते हैं, यदि हम लोग को कैलकुलेट करना है, मैनुअली कैलकुलेट करना है, तो हम लोग मैनोमीटर की मदद से पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्जर्व करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग 4th लेक्चर में ये पढ़ रखा है, मैनोमीटर के बारे में पढ़ रखा है, गैसियस स्टेट में भी पढ़ा था। तो इसमें मैनोमीटर में सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन की बबल वेपर फॉर्म होगी, और वेपर फॉर्म होने के बाद ये मरकरी का लेवल ऊपर जाएगा, तो जितना ऊपर 76 से जितना ऊपर जाएगा उतना प्रेशर कहलाता है। यदि पार्शियल प्रेशर टोटल ऑब्जर्व, जो हम लोग मैनोमीटर से जो कैलकुलेट किए और जो हम लोग थियोरेटिकल कैलकुलेट किए, यदि दोनों का पार्शियल प्रेशर सेम आ गया, इक्वल आ गया,
तब तो आइडियल लॉ कहलाएगा, अन्यथा आइडियल लॉ नहीं कहलाता। मतलब एक बात और समझ लीजिए, यदि कोई भी सॉल्यूशन हर कंडीशन में रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा तब उसे आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे, अन्यथा आइडियल सॉल्यूशन नहीं कहेंगे। कोई भी सॉल्यूशन हर टेम्परेचर पे, हर कंसंट्रेशन पे यदि रॉल्स लॉ को रॉल्स लॉ को ऑबे करता है, रॉल्स लॉ उसके लिए वैलिड है, तब तो ये आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। क्यों? रॉल्स लॉ से जो कैलकुलेट किया गया और हम लोग जो ऑब्जर्व किए बाय द मैनोमीटर, दोनों की वैल्यू यदि सेम आई हर टेम्परेचर, हर कंसंट्रेशन पे, तब तो ये आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा, अन्यथा आइडियल सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। ठीक है, दो बेसिस पढ़ा। पहला बेसिस हम लोग इंटरेक्शन पढ़े, दूसरा बेसिस रॉल्स लॉ पढ़े। तीसरा बेसिस पढ़ेंगे, नोट कीजिए फटाफट। तीसरा बेसिस बहुत आसान सा है। तीसरा बेसिस हम लोग पढ़ेंगे डेल्टा एच सॉल्यूशन, मतलब एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। एंथैल्पी, यदि हीट, कभी भी आइडियल चीज में देखे हम लोग, आइडियल गैस भी देखा था, इसमें हीट डेल्टा एच एंथैल्पी हमेशा जीरो होना चाहिए। यदि आइडियल है तो डेल्टा एच क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। उसके बाद फोर्थ डेल्टा एस, एंट्रोपी बढ़ेगी, एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगा, क्योंकि जब दो सब्सटेंस, सेम सब्सटेंस अरेंज है तो परफेक्टली अरेंज रहेगा। अब उसमें नया सब्सटेंस ऐड किया गया तो उसमें डिसऑर्डरनेस बढ़ेगी। डिसऑर्डरनेस को ही हम लोग क्या करते हैं? एंट्रोपी कहते हैं। मतलब कोई भी सॉल्यूशन बन रहा है तो उसकी एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। ये हर आइडियल हो या नॉन आइडियल हो, एंट्रोपी पॉजिटिव होगी और पॉजिटिव होती है। पांचवा डेल्टा जी। डेल्टा जी, ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी निगेटिव होगी हर केस में, आइडियल हो या नॉन आइडियल हो, डेल्टा जी निगेटिव होगी क्योंकि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। उसके बाद तीसरा, छठा चीज डेल्टा बी, वॉल्यूम मे और मे नॉट बी इक्वल टू जीरो, ये डिफरेंस कर सकते हैं। यदि वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो जाए तब आइडियल कहलाएगा, और चेंज इन वॉल्यूम जीरो ना हो तो नॉन आइडियल कहलाएगा। आई बात समझ में? एक बार फिर से बता दूं, किस किस बेसिस पर हम लोग सॉल्यूशन को आइडियल या नॉन आइडियल करते हैं। आइडियल सॉल्यूशन का मतलब होता है जो रॉल्स लॉ को ऑबे करे, हर कंसंट्रेशन, हर टेम्परेचर पे रॉल्स लॉ को ऑबे करे। कैसे ऑबे करेगा भाई? जो हमने मैनोमीटर से जितना पार्शियल प्रेशर निकाला है उतना ही इस फॉर्मूले से भी आना चाहिए, तब तो ये आइडियल है, अन्यथा आइडियल नहीं। दूसरा केस, इंट्रैक्शन। दो मॉलिक्यूल्स, यदि सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट है तो ए का इंट्रैक्शन, और सिर्फ और सिर्फ बी मॉलिक्यूल्स बी का इंट्रैक्शन, यानी कि सॉल्वेंट है तो बी, यदि सॉल्वेंट है तो बी का इंट्रैक्शन, और सॉल्यूशन बनने के बाद ए बी का इंट्रैक्शन, सबका इंट्रैक्शन हमेशा इक्वल होगा तब आइडियल कहलाएगा, अन्यथा आइडियल नहीं कहलाएगा। डेल्टा जी जीरो है तो आइडियल कहलाएगा, अन्यथा आइडियल नहीं कहलाएगा। डेल्टा एस और डेल्टा जी ये हर सॉल्यूशन के लिए फिक्स होता है। डेल्टा एस हमेशा मोर देन जीरो। क्यों डेल्टा एस हमेशा मोर देन जीरो? क्योंकि डिसऑर्डरनेस बढ़ती है। यदि सिर्फ और सिर्फ एक सेम सब्सटेंस रहे तो परफेक्टली ऑर्डर्ड होते हैं, हाईली ऑर्डर्ड होते हैं, बट उसमें जब इंप्योरिटी मिलाया जाता है उसकी डिसऑर्डरनेस बढ़ेगी, और डिसऑर्डरनेस बढ़ेगी तो एंट्रोपी बढ़ता है। ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी क्या होगा? निगेटिव होगा। बट डेल्टा बी जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। डेल्टा बी जीरो आइडियल के केस में होगा और नॉट जीरो नॉन आइडियल के केस में होगा। इसे नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। आइडियल सॉल्यूशन का मतलब हम बता चुके हैं। आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा? जो हर कंडीशन में, हर टेम्परेचर, हर कंसंट्रेशन पे रॉल्स लॉ को ऑबे करेगा। रॉल्स लॉ को हर टेम्परेचर, हर कंसंट्रेशन में ऑबे करेगा। जैसे जितना हम लोग को ऑब्जर्व आया उतना ही कैलकुलेटेड आना चाहिए हर कंडीशन में। मान लेते हैं यदि 30 mm ऑफ Hg हम लोग को मैनोमीटर बताया, उतना ही
कैलकुलेटेड आता है तो उसे हम लोग आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे, हर कंडीशन, हर टेम्परेचर पे। ठीक है, ये तो बात क्लियर है। तो पीटी ऑब्जर्व बाय पीटी कैलकुलेटेड, कैलकुलेट कैसे करते हैं? रॉल्स लॉ की मदद से पीए प्लस पीबी, पीए क्या पी नॉट ए जाए ए प्लस पी नॉट बी जाए बी। अब पीए क्या होता है? पी नॉट ए जाए बी ए, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑब्जर्व इक्वल टू पी नॉट ए जाए होना चाहिए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इक्वल टू पी नॉट बी जाए बी होना चाहिए, तभी तो ये आइडियल कहलाएगा, अन्यथा आइडियल नहीं कहलाएगा। ठीक है, पहला केस क्लियर है। आगे बढ़ेंगे। इसमें क्या होना चाहिए? सॉल्यूट मॉलिक्यूल, जैसे कि ए और ए का इंट्रैक्शन इक्वल टू बी और बी मॉलिक्यूल्स का इंट्रैक्शन और ए और बी जब सॉल्यूशन बन गया, ये सॉल्यूट है तो सॉल्यूट में सिर्फ और सिर्फ प्योर ए है, तो ए और ए का इंट्रैक्शन, सॉल्वेंट है तो प्योर बी है और बी का इंट्रैक्शन और ए बी का, यानी सॉल्यूशन बना तो ए बी का इंट्रैक्शन, हर का इंट्रैक्शन क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। यदि इक्वल है तो आइडियल है, नहीं इक्वल है तो नॉन आइडियल कहलाएगा। किसी को यहां तक तकलीफ है? आगे बढ़े। देखो दोस्त, अब हम लोग सीधे बात करेंगे डेल्टा भी। डेल्टा भी क्या होता है? भी सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, यानी कि वॉल्यूम में कोई चेंज है। जैसे हमने सॉल्यूट 2 लीटर लिया और सॉल्वेंट 10 लीटर लिया और सॉल्यूशन मान के 12 लीटर हुआ, तो इसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया। यदि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता है तब तो ये आइडियल कहलाएगा, अन्यथा ये आइडियल नहीं कहलाएगा। तो इसमें डेल्टा भी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। यदि डेल्टा भी 0 है तब आइडियल है, अन्यथा आइडियल नहीं है। अब देख नेक्स्ट केस, इसमें डेल्टा एच क्या होगा? सोचकर बताइएगा, थोड़ा सा सोचिए फिर बताइए। देख दोस्त, डेल्टा एच इंथैल्पी, तो यहां पर ए और ए के बीच इंट्रैक्शन है, तो ए बॉन्ड वाले टूटेगा, तो ए और ए बॉन्ड टूटा, जब सबका इंट्रैक्शन बराबर है तो पहले बॉन्ड टूटा, टूटने में लगा x जूल, तोड़ने के लिए फिर लगा x जूल, और जब ए और बी बना तो ये दिया 2x जूल। ठीक है, क्योंकि इंट्रैक्शन बराबर है, तो जब बॉन्ड तोड़ेंगे तो हीट करना देना पड़ता है, एनर्जी देना पड़ता है, तो हमने x जूल दिया, x जूल दिया 2x, और हम लोग को 2x रिलीज हो गया, तो डेल्टा एच कितना हुआ? 0। डेल्टा एच इंथैल्पी, चेंज इन इंथैल्पी आइडियल सॉल्यूशन में हमेशा 0 होता है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर होता है। ठीक है, एनर्जी ऐसा क्यों होता है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए एंड बी interaction equal to energy released in formation of AB interaction। मतलब जितना एनर्जी देना पड़ा उतना ही एनर्जी रिलीज हो गया, तो इसमें डेल्टा एच क्या होगा? 0 होगा। अब तो पता है हम लोग को, जो हर सॉल्यूशन में डेल्टा एस पॉजिटिव, क्योंकि इंट्रोपी बढ़ेगी, डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा, और डेल्टा जी निगेटिव, ये तो फिक्स्ड है। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग एग्जांपल की बात करेंगे, इसे जल्द से जल्द नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्त, अब हम लोग एग्जांपल ऑफ आइडियल गैस पढ़ेंगे।
कौन कौन सा एग्जांपल होगा? आइडियल गैस, सॉरी, आइडियल सॉल्यूशन, नॉट गैस, आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल मतलब इसके लिए एक बात याद रखना है, एक बात, यदि दो सब्सटेंस सेम नेचर का हुआ, पहला पॉइंट क्या होना चाहिए? दो सब्सटेंस सेम नेचर का हुआ। दूसरी बात, दोनों का साइज लगभग बराबर हो, मॉलिक्यूलर मास लगभग बराबर है, तो आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। क्या क्या होना चाहिए आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करने के लिए? आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करने के लिए सबसे पहली बात, दोनों सिमिलर फैमिली की होनी चाहिए। दूसरा, उसके मॉलिक्यूलर साइज में ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए? तीसरा, मॉलिक्यूलर मास में ज्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। ये तीन केस फुलफिल करेगा तो वो आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, तो जैसे हमने लिया पहला एग्जांपल, मिथानॉल CH3OH प्लस C2H5OH। देख, दोनों अल्कोहल है बट एक का अंतर है, तो कोई ज्यादा मास की अंतर नहीं आएगी, दोनों की साइज भी लगभग बराबर होगा, दोनों पोलर है, तो क्या बनाएगा? आइडियल सॉल्यूशन। जैसे N-हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेप्टेन, दोनों सेम फैमिली का है, दोनों नॉन पोलर है, तो क्या बनाएगा? आइडियल सॉल्यूशन। जैसे C2H5Cl या फिर C2H5Br, ये क्या बनाएगा? आइडियल सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ Cl और Br बट दोनों सेम फैमिली का है और दोनों एडजेसेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं जो यहां पर यदि हम दे दे इथेन C2H6 प्लस C6H14, क्या ये आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा? नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों के मॉलिक्यूलर साइज में बहुत अंतर है, मॉलिक्यूलर मास में ज्यादा अंतर होने के कारण ये आइडियल सॉल्यूशन नहीं बनाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे, जैसे क्या ये आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा? C2H5Cl प्लस C2H5I, नहीं बनाएगा। हमेशा ये एडजेसेंट होना चाहिए, ये नहीं एक क्लोरीन तो दूसरा आयोडीन या एक क्लोरीन तो दूसरा आयोडीन, ऐसा नहीं होगा, ये आइडियल सॉल्यूशन नहीं बनाएगा। ठीक है, फिर आप पूछिएगा क्या सर ये आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा? C2H4Br2 प्लस C2H4Cl2, हाँ बनाएगा, क्योंकि दोनों एडजेसेंट फैमिली का है, दोनों फैमिली मेंबर में ऊपर नीचे है, तो ये बनेगा। ठीक है दोस्त, आगे बढ़े। अब मेरे भाई एक बात बताओ, आइडियल सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? आइडियल सॉल्यूशन बनाने के लिए हम यहां लिख देते हैं कंडीशन फॉर फॉर्मिंग आइडियल सॉल्यूशन। क्या क्या कंडीशन होना चाहिए? पहला, both have similar polarity, and similar polarity so that, क्यों सिमिलर पोलैरिटी होना चाहिए? सो डेट दे हैव सिमिलर मॉलिक्यूलर एनवायरनमेंट। ठीक है, दूसरा सिमिलर मॉलिक्यूलर साइज, सिमिलर मॉलिक्यूलर साइज। तीसरा, सिमिलर मॉलिक्यूलर साइज होना चाहिए, आइडेंटिकल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आइडेंटिकल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
आइडेंटिकल इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आइडेंटिकल होना चाहिए, यानी कि दोनों में है तो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तीनों के इंटरेक्शन में है जी, तो हाइड्रोजन बॉन्ड तीनों में है, तो तब ये आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा, अन्यथा आइडियल सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। ठीक है, और एग्जांपल लेना चाहे तो और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, जैसे CHCl3 या फिर CHBr3। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे C2H5OH और C, या फिर हम बेंजीन C6H6 और C6H5CH3 टॉलिन ले सकते हैं एग्जांपल, दोनों में मात्र एक कार्बन के अंतर है, तो ये सब आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा, अन्यथा आइडियल सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। आइडियल सॉल्यूशन का मतलब क्या, फिर से एक बार समझ लीजिए, रॉल्स लॉ हर कंडीशन पे ऑबे करना चाहिए। दूसरा, डेल्टा V डेल्टा H सब का सब जीरो होना चाहिए, डेल्टा H और डेल्टा V जीरो होना चाहिए। तीसरा, डेल्टा S हर कंडीशन में आइडियल हो या नॉन आइडियल हो, डेल्टा S हमेशा पॉजिटिव होता है, डेल्टा G हमेशा निगेटिव होता है। ठीक है, आगे बढ़े, नोट कर लीजिए, इसकी ग्राफ हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। इसका ग्राफ देखना चाहे तो इस तरह से ग्राफ हम बताए भी थे आपको, XA इक्वल टू 1 और यहाँ पे XA इक्वल टू क्या होगा 0, XB इक्वल टू 0 तो XB इक्वल टू 1। ये हो गया P0 A, ये हो गया P0 B, ये हो गया P। ठीक है, इस तरह का ग्राफ हम लोग पीछे देख चुके हैं, नोट कीजिए फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन आप पढ़ेंगे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या था, उसका जस्ट उल्टा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पहला पॉइंट क्या होगा, डू नॉट ओबे रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करेगा। जैसे PT कैलकुलेटेड इज नॉट इक्वल टू P0 A जाय A प्लस P0 B जाय, यानी कि रॉल्स लॉ से जो वैल्यू आएगा और हमने जो ऑब्जर्व किया मैनोमीटर से, दोनों वैल्यू इक्वल नहीं आएगा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। दूसरा, AA इंटरेक्शन BB इंटरेक्शन और AB इंटरेक्शन, किसी का भी इंटरेक्शन बराबर नहीं होगा, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसमें डेल्टा H जीरो नहीं होगा, डेल्टा H जीरो नहीं होगा, डेल्टा H में भी पॉजिटिव में भी निगेटिव, हम लोग देखेंगे दोनों केस को। डेल्टा G तो ये तो निगेटिव होता ही है, डेल्टा S ये भी पॉजिटिव होता ही है, और क्या बचा, डेल्टा V वॉल्यूम जीरो नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो प्रकार के होते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो प्रकार के होते हैं, जिसे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। इसी लेक्चर का पार्ट होगा अगला लेक्चर, उसमें हम लोग कैरी करेंगे। ठीक है, आज इस पार्ट में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। उसके बाद हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे, एजियोट्रॉप्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।